दूसरी चीज आपको यहां से क्या देखने को मिल रही है, दैट m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन, बेसिकली पोजीशन वेक्टर, यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, व्हाटएवर यू से। यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हैवियर ऑब्जेक्ट्स। तो दो पार्टिकल्स में देखने को मिला दैट सेंटर ऑफ मास इज इन बिटवीन, you can say, line joining the two particles, right? Density, if it do not change with respect to position, you can say that the system is isotropic basically, right? तो basically same होना चीजें that defines the isotropic behavior। तो आप क्या बोलोगे कि एवरेज पोजीशन पूरे सिस्टम का, एवरेज पोजीशन पूरे पार्टिकल्स का क्या निकल के आएगा? तो आप क्या करते थे, आप करोगे समेशन ri वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल सेंटर बेसिकली बोलते हैं। और जियोमेट्रिकल सेंटर और आरसीएम क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास जो है बेसिकली आपका, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कुछ भी लो, कहीं पे भी लो, डजंट मैटर, बट आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका सेम निकल के आता है। ये सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है, यू कैन अज्यूम इट टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ मास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारा। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको कवर करने वाले हैं, जो कि आपका सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो टॉपिक है इसको इंट्रोड्यूस करने का, इसको पढ़ने का क्या मोटिव है हमारा बेसिकली, राइट? तो जब आपको सेंटर ऑफ मास का यूज पता चल जाएगा कि क्या यूज है, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू, राइट? तो सबसे पहले देखिए, हमने बोला कि आपका जो सिस्टम है वो मैनी पार्टिकल सिस्टम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम हो। तो पीछे हमने सिंगल पार्टिकल सिस्टम ही पढ़े, तो मैनी पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग आपका सेंटर ऑफ मास। तो पहला इंपॉर्टेंस तो इसका ये आ गया, राइट? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस आप नोट डाउन करोगे कि आप मैनी पार्टिकल सिस्टम में हो and you can understand the motion of this many particle system using center of mass and convert into single particle। और बेसिकली इसका जो प्रूफ है वो नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस में करेंगे। अदरवाइज जो आप देखोगे ना, ओवरफ्लो होने लग जाएंगी चीजें। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है ना। तो मैनी पार्टिकल सिस्टम टू सिंगल पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, सिस्टम आपका इजी हो जाएगा, इजीली आप इसका जो मोशन है उसको सीख पाओगे। दूसरी चीज है कि मैनी पार्टिकल सिस्टम होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर क्या चीजें होंगी, उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, प्लस आपका रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। तो दो तरीके की चीजें हमने देखी रिजिड बॉडी में बेसिकली, या फिर देखोगे मैनी पार्टिकल सिस्टम, किसी भी तरीके का सिस्टम, वो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, दोनों के मिक्सचर हो सकता है बेसिकली। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो बेसिकली हेल्प क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट आउट करने में हेल्प करता है, राइट? और किस तरीके से सेपरेट आउट करता है वो हम ऑब्वियसली आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जब हम मैनी पार्टिकल सिस्टम में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे, और सेंटर ऑफ मास के बारे में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखेंगे, और रोटेशनल डायनेमिक्स बेसिकली डिस्कस करेंगे। देन उन केसेस में हम ज्यादा डिटेल में इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देन हाउ यू कैन सेपरेट आउट दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, राइट? ओके, तो ये दो चीजें आ गई। अब मेन चीज आती है कि बेसिकली सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में जो है ना, हम ओनली इसका मैथ्स करने वाले हैं, मैथमेटिक्स ही हम कवर करेंगे इसमें। फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह हम आगे आने वाली वीडियोस में बता देंगे, लेकिन सिर्फ मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली सेंटर ऑफ मास आप डिफाइन कैसे करते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज और है कि एक वर्चुअल पॉइंट होता है, राइट? तो आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ सेंटर है एंड इट इज समहाउ रिलेटेड विद द मास ऑफ द सिस्टम, राइट? ओके, सो वर्चुअल पॉइंट है इमेजिनरी पॉइंट, यू कैन से एक इमेजिनरी पॉइंट है बॉडी में, सिस्टम में, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, राइट? अब मास यहां पे आ रहा है और एक सेंटर है, कोई पॉइंट है, मास से रिलेटेड है। तो बेसिकली इस पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं हम बेसिकली दिस इज नथिंग बट मास वेटेड एवरेज
और एवरेज बेसिकली किसका होगा? पोजीशन का होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स जस्ट ए पोजीशन. सो दिस इज मास वेटेड. इट मींस पोजीशन जो है उसको हम वेट किससे कर रहे हैं? उस पोजीशन के ऊपर कितना मास उस ऑब्जेक्ट का है. अगर मास ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट है वो आपका उस पॉइंट के ज्यादा नजदीक होगा बेसिकली. तो वेटेज हमें देना पड़ेगा मास के रिस्पेक्ट में. अब देखते हैं इसको डिफाइन बेसिकली आप कैसे करते हो. तो सबसे पहले सिंपलेस्ट सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा. मैनी पार्टिकल सिस्टम को आप कह सकते हो, जिसके लिए आप सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर सकते हो. सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है? टू बॉडी प्रॉब्लम, टू पार्टिकल प्रॉब्लम यू कैन से. और डिस्क्रीट सिस्टम आपका बेसिकली है. तो यहां से सबसे पहला आप कह सकते हो कि ये डिस्क्रीट सिस्टम है. तो डिस्क्रीट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली अलग अलग बॉडीज हैं जो पॉइंट मासेस हैं बेसिकली, वो आपके अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट मास है बेसिकली. तो उनको बोलते हैं डिस्क्रीट. की कोई कंटिन्यूटी नहीं है, बीच में फ्री स्पेस भी है. तो इसमें सबसे पहले टू बॉडी प्रॉब्लम, बिकॉज सबसे सिंपलेस्ट है, सेंटर ऑफ मास समझने में काफी सिंपल रहने वाला है. तो देखिए हमें ये यूज करना है मास वेटेड एवरेज. लेकिन हम एक काम करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना लेते हैं साथ में, राइट. अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमने बोला कि पोजीशन को आप पोजीशन वेक्टर से डिफाइन कर सकते हो. तो एक मास मान लीजिए यहाँ पे है और दूसरा मास यहाँ पे है, और दोनों को एक लाइन कनेक्ट कर रही है. बेसिकली ये लाइन नहीं है लेकिन दो मासेस हैं बेसिकली फ्री स्पेस में. और ये पार्टिकल आपका 1 है और ये पार्टिकल 2 है. इसका पार्टिकल का r1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है और इसका r2 पोजीशन वेक्टर है, राइट. अब बेसिकली हमें नहीं पता सेंटर ऑफ मास बेसिकली होगा कहां पे, राइट. लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ मास जिसको हम बोल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर कोई r वेक्टर बेसिकली उसका पोजीशन है. उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिकली हम बोलेंगे कि भाई आपका अगर यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे m2 मास है, आपको वेट करना बेसिकली उसका वेटेड एवरेज लेना है पोजीशन का. तो आप बोलोगे कि भी r1 वेक्टर के ऊपर कितना मास है प्लस में r2 वेक्टर पे कितना मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास आपने कितना लिया हुआ है. तो बेसिकली यही आपका सेंटर मास होता है, मास वेटेड एवरेज, राइट, ऑफ इट्स पोजीशन बेसिकली. ओके, अब देखो ये तो बात आ गई पोजीशन वेक्टर की. अब आपको पता है कि ये तो इसको सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए हम CM नीचे लिख देते हैं, सेंटर ऑफ मास बेसिकली. अब देखिए पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर में x, y, z तीनों कंपोनेंट होते हैं. और आपको पता है कि ये बेसिकली वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है दैट यू कैन सेपरेट आउट ऑल द थ्री कंपोनेंट्स सेपरेटली. तो ये तो बात आ गया XCM. अब RCM वेक्टर ऑब्वियसली किससे मिलके बना होगा? XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप. ऑब्वियसली बात है, तीन कंपोनेंट होंगे. और सिमिलरली पोजीशंस वेक्टर के भी तीन कंपोनेंट होंगे. तो वहां से आप क्या कह सकते हो कि XCM अगर आप निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया? M1 प्लस M2. सिमिलरली YCM दैट Y1 M1 प्लस Y2 M2 डिवाइडेड बाय यू कैन से M1 प्लस M2. सिमिलरली ZCM भी आप लिख सकते हो, तो ज्यादा हम नहीं लिखेंगे इसको, तो दो हमने लिख दिया एक बार. तो ये तो बात आ गई दो पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम आप बेसिकली बात कर रहे हो. अब दो पार्टिकल तो होंगे नहीं किसी सिस्टम में. मान लीजिए n पार्टिकल सिस्टम है, राइट. तो ये आपका इफ यू हैव n पार्टिकल्स इन दैट केस व्हाट यू गोइंग टू डू. अब आपको पता है पोजीशंस आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी, राइट. डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हो जाएंगी किसकी? अलग अलग मासेस हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं बेसिकली. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं एज ए समेशन लिख सकता हूँ. मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि कैसे लिखते हैं. तो देखिए RCM वेक्टर मैं लिखूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ऊपर समेशन लगाया मैंने. देखिए M1 है, R1 है, तो ये बेसिकली रिपीट हो रहा है. तो यू कैन से दैट RI वेक्टर एंड दिस MI एंड डिवाइडेड बाय बेसिकली ये टोटल मास आ गया सिस्टम का, और ये मास वेट आ गया पोजीशन का. ओके, और इनका डिवीजन जो है दैट इज बेसिकली एवरेज काइंड ऑफ थिंग. और RCM आपने निकाल दिया मैनी पार्टिकल सिस्टम का, ये आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, राइट. अब ये तो बात आ गई आपका सिस्टम जब डिस्क्रीट होता है, भाई आपने सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे.
दूसरी बात आती है कि क्या होगा जब कंटिन्यूअस सिस्टम आपका हो जाए। कंटिन्यूअस सिस्टम की दो मासेस हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो गए, तो आप कहोगे कि अब अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हो तो देन देयर इज ए कंटिन्यूटी, राइट। तो इट मीन्स एक सॉलिड मटेरियल है, एक पॉइंट पार्टिकल नहीं है, एक सिस्टम है, वो एक सॉलिड बेसिकली आप उसको कंसीडर करोगे। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि एक हो सकता है कंटिन्यूअस सिस्टम बेसिकली, राइट। कंटिन्यूअस सिस्टम दिखेगा कैसा, मैं यहां पे बना देता हूं, कुछ ऐसा दिखेगा। और ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। यहां से आप मेजर करोगे आरसीएम कहीं पे आएगा, यहां भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ये चीज हम देखेंगे। कहां भी पोजीशन हमने एग्जैक्टली नहीं बताई है कि कहां पे बेसिकली होता है, लेकिन निकालते हैं ऐसे, राइट। ओके, तो ये तो बात आ गई आपकी आरसीएम की। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ तो सिंगल चीजें थी, लेकिन जब भी हमने बात करी कंटिन्यूअस चीजों की, कंटिन्यूअस सिस्टम की, तो उसके अंदर अगर आपको एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे जाना पड़े, एक छोटी पोजीशन पे जाना पड़े, तो बेसिकली हम क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया का एलिमेंट हमने लिया, उसको हम बेसिकली बोलते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया, सेम एलिमेंट यहाँ पे लिया, ऐसे करके हमने बहुत सारे एलिमेंट लिए यहाँ, राइट। और बेसिकली एलिमेंट का जो वॉल्यूम बोलिए या फिर एरिया बोलिए, वो हम सारे एलिमेंट्स का इक्वल ही कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए dm1 मास आया, यहाँ पे dm2 मास आएगा, ऑब्वियसली अलग अलग मासेस आएंगे, m3 आएगा। और पोजीशन वेक्टर भी उनका आप देख सकते हो, दिस इज r3 वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर भी आपका डिफर कर रहा है। इन केसेस में क्या किया जाए, सम तो आपको करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में कैसे लिखोगे आप, दैट जैसे मैं आरसीएम लिख देता हूं, दैट आरसीएम वेक्टर विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, dmi और ri वेक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ dmi और ये i। अब बेसिकली चीज क्या होती है, मैंने बोला i जो है दैट इज गोइंग इन टू इंफिनिटी, बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। आप कहोगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हमने इनफाइनाइट कर दिए, और दो पॉइंट्स के बीच की जो सेपरेशन है बेसिकली दो पार्टिकल्स की, जो r अगर मैं बेसिकली अगर बोलता हूँ, या फिर d बोल दीजिए, r से तो कंफ्यूजन हो जाएगा, d अगर मैं बोलता हूँ तो d बेसिकली आपका जा रहा है जीरो की तरफ, डिक्रीज करता जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम बोलते हैं। कंटिन्यूअस सिस्टम में बेसिकली क्या करते हो, आपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि समेशन जो है वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए बेसिकली होता है, लेकिन व्हेन यू मूव टू द कंटिन्यूअस पार्टिकल्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू डू द इंटीग्रेशन बेसिकली। ये हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स थे उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कंसेप्ट था उसके अंदर बताया कि किस तरीके से यू मूव टू द इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस सिस्टम में जब हम मूव करते हैं। ओके, तो अब देखिए इसमें अगर आप मूव करोगे देन व्हाट विल बी द आरसीएम वैल्यू। सो आरसीएम वैल्यू विल बिकम, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, यू कैन से अपर पार्ट में भी समेशन है और नीचे भी समेशन है, तो बेसिकली दिस विल बी dm, you can say element is dm and you have a r vector divided by, and you can do the summation of dm. This is basically nothing but the total mass of the system. Basically देखिए, आपको इसका तो टोटल मास तो पता होगा ना, कंटिन्यूअस सिस्टम का टोटल मास कितना है वो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, तो ये आपका m आ जाता है। तो यहाँ से आप तीनों कंपोनेंट को सेपरेट आउट भी कर सकते हो। जैसे xcm हमने लिखा, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको लिख सकते हो कि you have dm and you have x divided by the total mass. Similarly ycm, दो ही लिख देते हैं एक बार के लिए, and this, okay. तो बेसिकली ये हमने दो पार्टिकल्स के लिए लिख दिया, और अलग अलग प्रॉब्लम्स हम कंसीडर करेंगे जहां पे डिस्क्रीट सिस्टम भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, अलग अलग केसेस, और वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से दोनों ही केसेस में आप सेंटर ऑफ मास उन बॉडीज का, उन सिस्टम्स का कैसे कैलकुलेट करते हो यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। ओके, तो ये तो बात यहाँ पे आ गई कि सेंटर ऑफ मास क्यों बढ़ रहे हैं और बेसिकली क्या चीज होती है, कैसे आप निकालते हो, कैसे डिफाइन करते हो, कैसे आप कैलकुलेट करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज का फॉर्मूला आपने बता दिया, राइट। तो यहाँ तक तो बेसिकली आप कहोगे कि जो भी फॉर्मूला वगैरह मैथमेटिक्स जो था वो आपका यहाँ पे हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका बेसिकली क्या करता है, फॉलो करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है,
कुछ प्रॉपर्टीज तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है जो कि हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो है जो कि बेसिकली यू कैन से फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बेस्ड है, और यू कैन से उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो एक्चुअल मीनिंग बताएगा सेंटर ऑफ मास का। जब हम ये जो दो एनालिसिस हैं जो ये करेंगे, तो वहां पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारी जो यू कैन से क्वालिटीज हैं सेंटर ऑफ मास की, वो हमें वहां पे पता चलेगी। तो उनको थोड़ा हम बाद में देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर बता दिया तो चीजें ओवरफ्लो होने लग जाएंगी। ओके, तो अब आती है बात प्रॉपर्टीज की, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, टू मास सिस्टम हमने डिस्कस किया, चलिए इसी को ले लेते हैं, राइट। तो इसको हमने लिया टू मास सिस्टम, आरसीएम ऐसे निकल के आया। अब अज्यूम करते हैं कि हम जो है ओरिजिन कंसिडर करें किसको, जहां पे आपका सेंटर ऑफ मास है बेसिकली, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका यू कैन से सेंटर ऑफ मास वी आर टेकिंग इट टू बी ओरिजिन। तो पहली प्रॉपर्टी में ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं एक बार के लिए। ओके, तो आपका यहां से क्या निकल के आया, दैट आरसीएम वेक्टर यू आर गोइंग टू हैव इट टू बी इक्वल टू 0। टू पार्टिकल्स के लिए देखिए, यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आया। इन जनरल भी अगर आप देख लोगे तो आपके पास निकल के आएगा, एक रिलेशन निकल के आता है, दैट यू हैव MI/RI वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली मैनी पार्टिकल्स के लिए आ गया। अब बात करते हैं दो पार्टिकल्स के लिए, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, दैट M1R1 वेक्टर इज इक्वल टू -M2R2 वेक्टर। अब यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि ये आपका ओरिजिन है, यही आपका सेंटर ऑफ मास है। एक पार्टिकल R वेक्टर पे है, दूसरा पार्टिकल R2 वेक्टर पे है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि दोनों जो है R1 R2 एंटी पैरेलल है बेसिकली। इट मींस एक वेक्टर यहां पे है, दूसरा वेक्टर यहां पे, राइट। तो यहां से यही देखने को मिल रहा है दैट R1 एंड R2 बिकॉज ओरिजिन से ही मेजर करोगे इनका पोजीशन वेक्टर तो एक यहां पे है और एक यहां पे। दूसरी चीज आपको यहां से क्या देखने को मिल रही है, दैट M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन, बेसिकली पोजीशन वेक्टर, यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, व्हाटएवर यू से। यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हैवियर ऑब्जेक्ट्स, राइट। अगर मास ज्यादा है तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बी लेस। तो वो हमने यहां पे भी बता चुके थे कि मास वेटेड है, इट मींस ऑब्वियसली क्या होगा, जहां पे ज्यादा मास है उसके नजदीक होगा सेंटर ऑफ मास। वेटेज हमने दे दिया मास को बेसिकली। ओके, तो दो पार्टिकल्स में देखने को मिला दैट सेंटर ऑफ मास इज इन बिटवीन, you can say, line joining the two particles, right? So basically this is nothing but line joining the two particles, right? Okay, और एक ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, राइट। ओके, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, हैवियर ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है सेंटर ऑफ मास, और टू पार्टिकल्स में हमेशा जो है वो सेंटर ऑफ मास उनके बीच में ही बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, राइट। और एक ये भी चीज आपको देखने को मिलेगी कि मोस्टली आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुछ पार्टिकल्स आपके लेफ्ट में है, कुछ राइट में है, और यू कैन से द सेंटर ऑफ मास विल बी इन बिटवीन बिकॉज यू आर टेकिंग एवरेज, सो ऑब्वियसली इट विल बी विद इन द ऑब्जेक्ट बेसिकली, यू कैन से। ओके, सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द, ओके। एक दूसरी प्रॉपर्टी भी आपके यहाँ पे आती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आती है, देखिए हमने यहाँ पे क्या चीजें कंसिडर की, भले डिस्क्रीट सिस्टम की बात करें या कंटिन्यूअस की। सबसे पहले डिस्क्रीट सिस्टम को ही ले लेते हैं। मान लीजिए यू कैन से n पार्टिकल सिस्टम की बात कर लो, दैट यू हैव M1 is equal to M2 is equal to dash 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 Mn, you can say they are all equal। अब अगर सारे मासेस हैं अलग अलग पोजीशंस पे, अगर वो इक्वल होते हैं तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बेसिकली इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक बिहेवियर, आइसोट्रोपिक सिस्टम यू कैन से। सो इट मींस वी आर डीलिंग विद आइसोट्रोपिक सिस्टम। तो ये एक नाम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे हमेशा माइंड में कि आइसोट्रोपिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है, कि हर एक पार्टिकल का मास इक्वल निकल के आ रहा है, राइट बेसिकली।
और ये नॉट ओनली फॉर द मासेस, ये बहुत सारी क्वांटिटीज के लिए यू कैन से वैलिड रहता है. फॉर एग्जांपल डेंसिटी, इफ इट डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, यू कैन से दैट द सिस्टम इज आइसोट्रोपिक बेसिकली, राइट. तो बेसिकली सेम होना चीजें दैट डिफाइंस द आइसोट्रोपिक बिहेवियर, राइट. तो दिस इज बेसिकली आइसोट्रोपिक सिस्टम. अब आइसोट्रोपिक सिस्टम के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी निकल के आती है. वो क्या निकल के आती है कि यहाँ पे इक्वल करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट योर आरसीएम वेक्टर विल बी इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस जितने भी पोजीशन वेक्टर हैं डिवाइडेड बाई, मान लीजिए rn पार्टिकल्स थे तो आपने इसको n से डिवाइड कर दिया. अब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, बिकॉज देखिए n पार्टिकल्स थे तो ये जो कैपिटल M है ये बेसिकली क्या हो जाता है, m एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल. बेसिकली स्मॉल m लिखा है, स्मॉल n लिखा है इसको, तो स्मॉल n लिख दीजिए. ओके, ऊपर स्मॉल m था, नीचे स्मॉल m कैंसिल्ड आउट, ये आपको मिलता है. अब ये क्या यहाँ पे आ गया ये भी समझना जरूरी है. एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल सेंटर. अब ये जो नाम है ना अपने आप में भी काफी बड़ा है, आपको समझना जरूरी है. दो वर्ड आ गए, आइसोट्रोपिक और दूसरा आ गया जियोमेट्रिकल सेंटर. जियोमेट्रिकल सेंटर आप कैसे डिफाइन करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का. मान लीजिए आपके पास अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग पोजीशन वेक्टर पे n पार्टिकल्स हैं, राइट. तो आप क्या बोलोगे कि एवरेज पोजीशन पूरे सिस्टम का, एवरेज पोजीशन पूरे पार्टिकल्स का क्या निकल के आएगा. तो आप क्या करते थे, आप करोगे समेशन ri वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल सेंटर बेसिकली बोलते हैं. तो आपको क्या देखने को मिला कि आइसोट्रोपिक सिस्टम जब भी होगा यू हैव ए जियोमेट्रिकल सेंटर. ओके, और जियोमेट्रिकल सेंटर और आरसीएम क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. ओके, और इसको मैं मान लीजिए क्या है, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जियोमेट्रिकल सेंटर. तो यहां से आइसोट्रोपिक सिस्टम के लिए यू हैव जी इज इक्वल टू आरसीएम बेसिकली, और यू कैन से बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, सो आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस. तो ये तो डिस्क्रीट के लिए आ गया. आप बोलोगे कि भी कंटिन्यूअस के लिए भी बताइए कंटिन्यूअस में क्या होगा, राइट. सो कंटिन्यूअस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, आपके मासेस जो हैं वो ऐसे नहीं होते, डिस्क्रीट अलग अलग नहीं होते. तो आप ये नहीं कह सकते m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू, बट व्हाट यू कैन से कि अगर आपने एक पर्टिकुलर पोजीशन से मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल लिया, उसके अंदर मास और एक अलग पोजीशन पे लिया, उसका दोनों का मास सेम आना चाहिए. बेसिकली इन कंटिन्यूअस सिस्टम यू कैन से डेंसिटी, mass density, this should be constant throughout the cell. It should not change कि यहाँ पे डेंसिटी कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, तो डेंसिटी सेम रहनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कॉपर लिया है तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कॉपर का डेंसिटी ऐसे नहीं है कि यहाँ पे अलग हो गया है, अनलेस यू अप्लाई सम काइंड ऑफ प्रेशर और थिंग्स लाइक दैट, टेम्परेचर वगैरह पे भी फर्क पड़ता है. बट मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ है पूरा सैंपल, तो उसमें चांसेस है कि डेंसिटी विल बी यूनिफॉर्म. ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक जगह से आपका जो सिस्टम है वो comes under the same thing, geometrical center, density should be same. That is the only thing you need to take care of. Okay, तो basically हमारे पास क्या मिला कि isotropic system है, then the geometrical center will be the, you can say, और यहाँ पे integral में भी आप देखोगे ना, then also you will have the same thing, because let's say this is dm and this part will be dm multiplied by, let's say, if you have, obviously n will be too much, but dm multiplied by n number of portions you have, so dm will cancel out, you remain with the, you can say, summation r vector divided by the total number of particles basically. तो दोनों चीजें सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि दोनों चीजों में कुछ डिफरेंस है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मासेस सेम होने चाहिए और यहाँ पे आपकी क्या होने चाहिए, सिस्टम का डेंसिटी शुड बी सेम थ्रू आउट द मटेरियल. अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो बेसिकली हमने दो प्रॉपर्टीज कर ली थी, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे होता है कि सेंटर ऑफ मास जो है बेसिकली आपका, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन कुछ भी लो, कहीं पे भी लो, डजेंट मैटर, बट आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका सेम निकल के आता है. ये कैसे देखोगे, देखिए, तो सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ
you can say coordinate system, or you can say center of mass is independent of origin, you can say. Okay, so how you going to prove it? प्रूव भी करना पड़ेगा. तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है, दो मैं यहाँ पे लेता हूँ, दो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली बनाया. तो एक में बेसिकली आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वहाँ पे आपका आरसीएम कुछ यहाँ आ रहा था, और यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस पे आपके आर वेक्टर वगैरह थे, अलग अलग डिफरेंट मासेस थे. अब आपने क्या किया, देखो ये पॉइंट मान लीजिए सेम पॉइंट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, राइट. अब आपने ये जो ओरिजिन है ना, इसको शिफ्ट कर दिया किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए ए वेक्टर से. ए कांस्टेंट वैल्यू है, तो अब आपका ओरिजिन जो है ना वो बेसिकली क्या बन गया, आपने ओरिजिन जो है शिफ्ट कर दिया. तो इट मींस बेसिकली ए वेक्टर में कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, ए एक्स होगा, ए वाई होगा, ए जेड होगा. तो बेसिकली आपने ओरिजिन को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में शिफ्ट कर दिया. तो आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो भी ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगा. वो कैसे शिफ्ट होगा कि आपके जितने भी पोजीशन वेक्टर हैं उसके अंदर आपको क्या देखने का मिलेगा. मान लीजिए नाउ हियर इट वाज आर आई वेक्टर, लेट्स से नाउ हियर इट बिकम्स आर आई प्राइम वेक्टर. अलग हो गया, बस सी बात है. लेकिन अलग जो हुआ वो कैसे हुआ, मान लो आपने ओरिजिन को प्लस एक्स एक्सिस में एक यूनिट मूव कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पॉइंट है दैट विल आल्सो बी शिफ्टेड, राइट. यू कैन से दैट विल आल्सो बी शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट, राइट. यू कैन से आपका अगर यहां पे था, यू कैन से दिस इज द पॉइंट, राइट, और ये मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर पे था. बेसिकली व्हेन यू मूव योर ए वेक्टर टू बी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस में आपने एक यूनिट पे यहां लेके आ गए. बेसिकली मान लो आप ओरिजिन यहां से लेके यहां लेके आ गए, तो आपका जो वैल्यू है आर वेक्टर का वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया बेसिकली. सो यू कैन से दैट द आर आई वेक्टर, और यू कैन से इफ आई राइट इट समथिंग लाइक दिस, दैट दिस आर आई वेक्टर प्राइम विल बी इक्वल टू आर आई वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर बेसिकली, राइट. जितनी पोजीशन वेक्टर से आपने इसको शिफ्ट किया है उतनी ही पोजीशन वेक्टर से क्या होगा, आपका पोजीशन वेक्टर भी शिफ्ट हो जाएगा. आप इसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी से भी आप बेसिकली देख सकते हो कि आपने ए वेक्टर से इसको डिस्प्लेस किया, तो एक यहाँ पे ये वाला वेक्टर हो जाएगा, दिस इज योर आर आई वेक्टर, राइट. एंड फ्रॉम हेयर दिस विल बी योर Ri prime vector, and this is your A vector. So from here also you can say A vector plus Ri prime vector. You can also write it something like this, because triangle बन गया ना एक. You can say Ri prime vector plus A vector is going to be equal to Ri. तो यहाँ से Ri prime vector है वो आपका कितना निकल के आया. तो जैसे समझना है वैसे समझ सकते हो आप, समझने आना जरूरी है. तो बेसिकली ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी करोगे तो मैथमेटिक्स से आपको सही से, अदरवाइज जो है कई बार आप इमेजिन नहीं कर पाते कि हाँ भाई आर वेक्टर से ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो वाई सर हैव रिटन इट टू बी माइनस ए. तो बेसिकली ये ऐसे करके आप देख सकते, राइट. ओके, तो हमने बेसिकली ओ ओरिजिन यहाँ था, और हमने ये बेसिकली मैं इसको एक्स और वाई बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए. तो यहाँ पे एक्स था, ये वाई था, ये ओरिजिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये कुछ ऐसे हो गया. समझ रहे हो? ओके, तो ये तो बात आ गई अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट किया. अब आर आई वेक्टर कितना है, बेसिकली दिस इज योर आर आई प्राइम वेक्टर. प्राइम हमेशा ध्यान. अभी देखो पहले केस में आरसीएम कैसे लिखते थे, आरसीएम वाज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई. अब नए वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर आई प्राइम मान लीजिए अलग अलग सेंटर ऑफ मास आ गया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं. ओके, अलग आया तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे, एम आई आर आई वेक्टर प्राइम आ जाएगा बेसिकली, बस इतना डिफरेंस है. अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं आर आई प्राइम की, आपको देखने को क्या मिलेगा, दैट आरसीएम वेक्टर प्राइम विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई एंड यू कैन से आर आई वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, और यू कैन से समेशन ऑफ एम आई, राइट. तो आप यहाँ से क्लियरली चेक कर सकते हो कि सेपरेट आउट करोगे देन दिस समेशन एम आई विल बी कैंसिल्ड बिकॉज ए तो कांस्टेंट है, और यहाँ से ये वैल्यू आपकी आरसीएम के इक्वल आ गई. सो दिस विल बी इक्वल टू आरसीएम माइनस ऑफ ए वेक्टर. तो आपका निकल के क्या है, दैट आरसीएम प्राइम वेक्टर विल बी इक्वल टू आरसीएम वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर बेसिकली. और यहाँ पे ये क्या प्रूव कर पा रहा है
कि अगर आपका ओरिजिन ए वेक्टर से आपने शिफ्ट किया है तो आपका बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल आल्सो बी शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट. इट मींस बेसिकली द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, depending upon the coordinate system. You can take any coordinate system but the center of mass of the object will not change. It is a fixed quantity, right? Okay, तो ये तो बात आ गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी की. अब एक फोर्थ प्रॉपर्टी, छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको भी आप देख लोगे. तो ये बेसिकली आप जब यूज करोगे, जब आप क्या करोगे, जब आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का बेसिकली, तब आप इसको क्या करोगे, यूज करोगे. मान लो आपके पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट में होके कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जिसमें मान लो ऐसे कुछ है और नीचे कुछ और जुड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, ऊपर आपका कोन बना हुआ है, 3D इमेज है. अब इसका तो सिमेट्री सिस्टम का निकालना काफी इजी होगा, आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, या फिर कुछ ऐसा और भी हो सकता है. मान लो एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ पे दिया हुआ है, एक मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है. कैसा भी हो सकता है सिस्टम. मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपके दिए हुए, राइट. ऑब्वियसली बात है, इसका भी एक सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, राइट. अब क्या किया जाए इस केस में, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, और ऑब्वियसली कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होगा. सिमिलरली कौन का कहाँ पे होगा और इसका भी कहीं ना कहीं होगा. तो ऐसा आप देख पा रहे हो. तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप आरसीएम जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट को एक डिस्क्रीट सिस्टम भी कंसिडर करके कर सकते हो. तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता होना चाहिए r1, इसके पोजीशन का पता होना चाहिए r2, और इसके पोजीशन वेक्टर का पता होना चाहिए. और बेसिकली इस पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसके ऊपर आप इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है उसको लिख दीजिए. कितना है, मान लीजिए m1 है, इसका m2 मास है, इसका m3 मास है. तो बेसिकली हमने बोला कि आरसीएम जो है उसके ऊपर आप टोटल मास उस पार्टिकल का बेसिकली आप लिख दोगे. ये क्यों हमने बोला, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे आने वाली कुछ वीडियोस में बेसिकली मिलेगा, जो कि प्रॉपर्टी है सेंटर ऑफ मास की, आप कह सकते हो. बेसिकली मैं बता देता हूं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है यू कैन अज्यूम इट टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ मास. या फिर आप कह सकते हो यू कैन रेड्यूस ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इनटू ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल. यू कैन से यू हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वन हैज मेनी पार्टिकल सिस्टम एंड वन इज सिंगल पार्टिकल. तो बेसिकली वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, मेनी पार्टिकल टू सिंगल पार्टिकल. तो इस पर्टिकुलर शीट को हमने रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट पार्टिकल से जिसका मास टोटल ऑब्जेक्ट का मास है बेसिकली. तो ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट के ऊपर सारा का सारा मास आ गया तो आप कहोगे कि डेंसिटी तो उस पॉइंट का इनफाइनाइट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर उस पॉइंट का इनफाइनाइट डेंसिटी हो जाएगा. ऐसा नहीं है. हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक वर्चुअल पॉइंट है, ये इमेजिनरी पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट रियल में एक्सिस्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट में. सिर्फ इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया कि आप प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर पाओ. देखिए, अगर आप इसको एलिमेंट लेके अगर आप इसको परफॉर्म करते मैनी पार्टिकल सिस्टम को, तो आपको इसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस आती, इसमें भी आती, इसमें भी आती, फिर आपको टोटल का भी करना पड़ता. सिमिलरली इसमें आपको कोन का अलग से निकाल लो और इसका हेमिस्फीयर का अलग से निकाल लो, और फिर दोनों को एक पॉइंट पार्टिकल्स कंसीडर कर लो, और ये मान लो m1 आ गया और ये m2 आ गया, और बीच की डिस्टेंस आपको पता लग जाएगी, कुछ मान लो y पता लग गई, तो सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप, राइट. तो बेसिकली यही वाली चीज थी कि मैनी बॉडी सिस्टम में अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके सेंटर ऑफ मास को आप एज ए पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करके पूरा मास उसके ऊपर कंसंट्रेटेड मान के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर सकते हो. और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास यू विल कंसीडर एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सिंगल पार्टिकल, यू कैन से. ओके, तो ये बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका यूज जो है हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको आप अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर बाद में एंड में कंबाइन करके सेंटर ऑफ मास निकाल लो पूरे सिस्टम का बेसिकली. और ये जो मैंने पॉइंट बताया ना कि पूरा मास कंसंट्रेटेड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डेंसिटी इनफाइनाइट नहीं है. और एक चीज और भी देखने को मिलेगी आपको, फिजिकल सिग्निफिकेंस जब हम सेंटर ऑफ मास का करेंगे तो बेसिकली होता क्या है, राइट.
तो वो भी आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली सेंटर ऑफ मास पे ऐसा नहीं है कि भाई पूरा मास कंसंट्रेटेड है. बट assume that the total force of the system is only acting on the center of mass. You can consider two different problems to be equivalent, you can say, right? ऐसा होता है ना कि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है, एक ही बात है. इसका मोशन समझो या फिर इसका समझो, दोनों एक ही बात है. तो वो वाली बात यहाँ पे है कि एक ही बात है, समझ रहे हो? तो उसी के लिए हमने बोला कि भाई एक ही बात करने के लिए हमने ये डिफाइन किया है सेंटर ऑफ मास. तो आपका कोई भी डाउट नहीं है ना मन में कि सेंटर ऑफ मास का यूज क्या होता है बेसिकली, राइट? और क्यों डिफाइन करते हैं और कैसे मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करोगे कंटिन्यूअस सिस्टम या फिर डिस्क्रीट सिस्टम के लिए. फिर ऊपर से बात आ जाती है कि कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं सेंटर ऑफ मास की कि ऑब्वियसली समटाइम इट विल बी इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, और यू कैन से इट ऑब्वियसली इट इज विद इन द बॉडी, यू कैन से इट कैन नॉट बी आउटसाइड द सिस्टम, यू कैन से इट विल ऑलवेज बी विद इन द सिस्टम, राइट? ओके. फिर हमने देखा कि आइसोट्रोपिक सिस्टम होगा तब क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास होगा. फिर हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट रहता है कि कोई भी ओरिजिन कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का केस भी हमने डिस्कस किया. तो जब आप डिफरेंट कैलकुलेशंस करोगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकालोगे ना, आपको देखने को एक चीज और भी देखने को मिलेगी. आप फिर प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी कंसिडर कर लो या फिर एज ए यू कैन से आपके पास मान लो एक सॉलिड स्फेयर है, यू कैन से आई कैन मेक इट समवेयर है. ओके, एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का निकालोगे तो बीच में निकल गया है. तो आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर आपको जो मास है dm जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. कुछ ना कुछ मास है बेसिकली उस पॉइंट के ऊपर. लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक रिंग है, तो बेसिकली रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो बीच में आएगा, राइट? लेकिन यहाँ पे कोई मास नहीं है, यहाँ पे dm इज इक्वल टू 0 है. तो बेसिकली यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि सेंटर ऑफ मास होगा तो विद इन द बॉडी, नो प्रॉब्लम, बट ऐसी पोजीशन पे भी हो सकता है जहां पे उस ऑब्जेक्ट का मास प्रेजेंट हो भी सकता है एंड इट कैन नॉट बी देयर. तो दोनों केसेस हैं. फॉर एग्जांपल अलग अलग केसेस के आप करोगे, मान लो एक ऐसे करके था, एल शेप का था, तो आपका कहीं बीच में सेंटर ऑफ मास आ गया, तो there also you don't have any kind of mass in between the two. Okay, so basically ये वही चीज आ गई कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है उसका मास हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है. तो अलग अलग जब हम कैलकुलेट करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कैलकुलेशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, दोनों को हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो आई होप कि आपको काफी अच्छे से जो बेसिकली सेंटर ऑफ मास का आई वुड से दैट इट्स ओनली द मैथमेटिक्स पार्ट, आपको काफी अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा कि बेसिकली मैथमेटिक्स क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की क्या मीनिंग होता है उस मैथमेटिक्स का. लेकिन जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसका जो एप्लीकेशन है, उसको करने के बाद फिर और ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपकी सेंटर ऑफ मास के बारे में. और एक फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आई वुड से दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यू कैन से इवन फिजिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो आप देखोगे दैट्स मच इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. सो वी विल डिस्कस दैट आल्सो. ओके, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. सी यू.